Hello dear student, today we start AAA similar criterion proof. Dear student, देखिए आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हमने चार मेन क्राइटेरिया पढ़ा था किसी भी ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने का, AAA, AA, SSS एंड SAS. तो आज हम उसमें से वही डिस्कस करेंगे. देखो डियर स्टूडेंट, हम वही प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे, वही क्राइटेरियन को प्रूफ करेंगे जो आपके सिलेबस में है. उसमें से सबसे जो पहला आपके सिलेबस में है वो है AAA सिमिलरिटी क्राइटेरियन. डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी जाता है. इसको हम प्रूफ करना आज सीखेंगे. तो देखिए क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट समझते हैं. पहले मैंने आपको समझाया था AAA में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, दो ट्राइंगल के दिए होते हैं. फिर आपने ये दिखाना होता है कि उन करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी उन दोनों ट्राइंगल के सेम होंगे और तब हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे. यही समझाया था ना. तो देखिए स्टेटमेंट वही है. इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर किसी भी दो ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, तब उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं आर इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो में होंगी. एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और आप कहेंगे कि वो दोनों जो ट्राइंगल हैं वो सिमिलर हैं, यानी समरूप हैं. आ गई ना बात समझ में? ठीक. तो देखिए बच्चों, इसको हम कैसे प्रूफ करें. तो पहले हम दो ट्राइंगल बना लेते हैं. हमने एक ट्राइंगल बना दिया बच्चों ABC, और हमने एक और ट्राइंगल बना दिया बच्चों, और इस ट्राइंगल को हमने नाम दे दिया PQR. ठीक है, हमने दो ट्राइंगल बना दिया ABC और PQR. आपको गिवन क्या है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको गिवन क्या है उस चीज को देखिए. आपको जो बच्चों गिवन है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, मतलब ये एंगल A किसके इक्वल है, एंगल P के इक्वल है. तो गिवन क्या है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P. ठीक है. गिवन क्या है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q. ठीक. और गिवन क्या है, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R. ये चीज आपको पहले गिवन है. ठीक हो गया ना. ये सब कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल कह रहा है ना. करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है मतलब इस ट्राइंगल का एंगल है एंगल P के, एंगल B एंगल Q के, एंगल C एंगल R के बराबर है. ये आपको गिवन है. ठीक. तो गिवन में आपने ये लिख दिया, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q और एंगल C इक्वल्स टू एंगल R. अब आपने जो एम है आपका, जो आपका एम है, जो आपने प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट, आपने प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं. लास्ट में तो हमने इनको समरूप दिखाना है ना. तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, यानी ABC सिमिलर होगा PQR के, ये आपने दिखाना है. और आप इसको सिमिलर कब दिखाओगे, कोई भी ट्राइंगल सिमिलर कब होता है, पॉलीगन सिमिलर कब होता है, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम हो. तो करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल दिए हैं, हमने केवल क्या दिखाना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो, सेम हो. तो आपने इन दोनों को सिमिलर दिखाने के लिए केवल ये प्रूफ करना होगा कि इन दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम आ रहा हो. इसका मतलब इनको सिमिलर दिखाने के लिए आपने क्या प्रूफ करना है, ये AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, AC अपॉन PR और BC अपॉन QR, हमने ये प्रूफ करना है. ठीक. आपने मेनली प्रूफ तो ये करना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं. इन दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने के लिए आपने एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखाने हैं और दूसरे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम दिखाना है. करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल हैं, आपने केवल ये दिखाना है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, यानी ये जो AB है अपॉन PQ और AC अपॉन PR और BC अपॉन QR, ये तीनों जो रेशियो है वो इक्वल है. ये आपने दिखाना है. बस अगर ये आपको दिया है, ये आपने दिखा दिया, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है. आ गई ना बात समझ में. प्रूफ क्या करना है समझ में आ गया. अब आगे बढ़ते हैं.
प्रूफ करने के लिए बच्चों सबसे पहले हमने एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है इसमें। देखो, दो कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे अगर प्रूफ करना है, लेकिन हम एक ही कंस्ट्रक्शन करेंगे और उससे जो निकलेगा दूसरे वाले को उसी को देखते हुए सिमिलर लिख देंगे, क्योंकि दूसरा फिर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। देखो, इनमें से एक रेशियो अगर आप प्रूफ कर दो इक्वल है तो दूसरे को हम सिमिलर कर देंगे और दोनों इक्वेशन को मर्ज कर देंगे, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि होगा क्या। ठीक है, तो ध्यान रखना हम कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। मेनली इसमें दो कंस्ट्रक्शन होते हैं, लेकिन हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे और दूसरे का कंस्ट्रक्शन न करके उसको सिमिलर पहले वाले को देखते हुए लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम कैसे इसको सॉल्व करें। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, कंस्ट्रक्शन क्या करना है बच्चों, ये सेकंड जो ट्राइंगल है पी क्यू आर में, ठीक है ना, मान लिया पी क्यू में कोई पॉइंट ले लेता हूं डी और पी आर साइड पर कोई एक पॉइंट ले लेता हूं ई। ठीक है, आ गई ना बात में। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, मैंने क्या देखो ट्राइंगल पी क्यू आर की साइड पी क्यू पर कोई एक पॉइंट डी ले लिया और पी आर पर कोई पॉइंट ई ले लिया। तो लेट, या कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, टेक पॉइंट डी इन पी क्यू सच दैट, क्या लिखा, पॉइंट डी टेक करिए पी क्यू पर कुछ इस तरीके से। अब ये डी को भी पी क्यू पर कुछ इस तरीके से लेना है कि ये पी से जो डी की डिस्टेंस है पी डी वो किसके बराबर हो, ए बी के बराबर हो। कंस्ट्रक्ट हम ऐसे कर रहे हैं, देखो हमने इस डी पॉइंट को पी क्यू पर लिया है और कुछ ऐसे लिया है कि पी डी किसके बराबर आ रहा है, ए बी के बराबर आ रहा है, सच दैट पी डी इक्वल्स टू ए बी। क्लियर, ये पहला कंस्ट्रक्शन, एक ये हो गया। दूसरा हमने कौन सा पॉइंट लिया है, ई, टेक पॉइंट ई इन पी आर सच दैट, अब पॉइंट ई लेना है इस साइड पी आर पर और कुछ इस तरीके से लेना है कि जो पी से ई की डिस्टेंस है पीई वो किसके बराबर हो जाए, पहले ट्राइंगल के एसी के बराबर हो जाए। क्लियर, आ गई ना बात में। आपने ई ऐसे लेना है कि पीई किसके बराबर आ जाए, एसी के बराबर आ जाए, पीई इक्वल्स टू एसी। क्लियर बच्चों, अब आगे देखिए थर्ड, जॉइन, फिर आपने क्या कर देना है, डीई को ज्वाइन कर देना है, इन दोनों लाइन पॉइंट्स को क्या कर देना है, मिला देना है। ये आपका कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन समझ में आया, क्या किया कंस्ट्रक्शन, हमने क्या किया, हमने पी क्यू पर एक पॉइंट डी लिया और कुछ ऐसे लिया कि पी डी किसके बराबर आ जाए, ए बी के, और इस पी आर पर एक पॉइंट ई लिया और ऐसे लिया कि ये पीई किसके बराबर आ जाए, ए सी के, और फिर हमने डीई को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। इतना आ गई बात समझ में। क्लियर, अब हम इसको क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसका क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। देखिए इसका प्रूफ हम कैसे करें, अब ध्यान से देखिएगा। कंस्ट्रक्शन से इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, हमने यहां तक ले लिया कि जो आपको गिवन था वो भी हमने ले लिया, ठीक है। जो हमने कंस्ट्रक्ट किया और कंस्ट्रक्ट से जो हमें दो चीजें मिली हमने वो भी ले ली। अब हम इन दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी पर डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि क्या ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर हैं तो कैसे कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं। पहले हम कॉन्ग्रुएंसी पर डिस्कस करेंगे, सर्वांग समता पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी हो गया और दूसरा ट्राइंगल हम पीडीई ले रहे हैं। आ गई ना बात में, क्योंकि मैंने पीडी को एबी के बराबर लिया है तो इस ये ट्राइंगल यहां पर पीडीई भी तो बन रहा है ना। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीडीई, इन दोनों ट्राइंगल में देखिए डियर स्टूडेंट, ये एबी किसके बराबर है, पीडी के बराबर गिवन है ना, तो बस एबी इक्वल्स टू पीडी, ये गिवन है, ठीक। दूसरा ये देखो, ये एंगल ए और ये एंगल पी इक्वल है ना, ये भी तो गिवन है, ये देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, गिवन है ना। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी,
तीसरा क्या इक्वल है, ये AC किसके इक्वल है, PE के इक्वल। ये कंस्ट्रक्शन, ये गिवन नहीं, ये बाय कंस्ट्रक्शन लिखेंगे आप, और ये चीज है आपकी गिवन। ठीक है, अब देखो ये भी तो आपने ले रखा है कि AC किसके बराबर आ रहा है, PE के, तो PE बराबर AC, ये भी तो बाय कंस्ट्रक्शन है, तो AC इक्वल्स टू PE, ये भी कहां से आ गया, बाय कंस्ट्रक्शन। देख लीजिए, ये AB किसके बराबर है, PD के, ये AC किसके बराबर है, PE के, और एंगल A किसके बराबर है, एंगल P के। ये दो चीज कंस्ट्रक्शन से, और ये बीच वाला गिवन है। देखो अब कौन से रूल से, SAS, ये देखो ये S हो गया, ये A हो गया, और ये S हो गया। SAS कॉन्ग्रेंट रूल से, SAS रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, यानी सर्वांगसम हो गए। हो गए ना सर्वांगसम। SAS क्या कहता है, दो साइड्स के बीच में एंगल होना चाहिए। देखो एक साइड ये है, एक साइड ये है, और एंगल इसके बीच में बन रहा है, तो SAS रूल तो है ना। तो बाई SAS रूल से ये दोनों ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल PDE के। ये जो ट्राइंगल ABC है, इस ट्राइंगल PDE के कॉन्ग्रेंट हो गया, यानी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, यानी सर्वांगसम हो गए। कोई डाउट? तो CPCT से जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल। हमें पता है ना, CPCT से जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के, वो आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब है ये एंगल B किसके बराबर हो गया, एंगल D के बराबर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। इसी तरीके से ये एंगल C किसके बराबर हो गया, एंगल E के बराबर हो गया। एंगल C इक्वल्स टू एंगल E, ये कहां से आया, बाई CPCT। आया कि नहीं आया डियर स्टूडेंट? अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो CPCT से, यानी इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, वो इक्वल होते हैं। तो CPCT रूल से ये एंगल B एंगल D के बराबर, और ये एंगल C एंगल E के बराबर आ गया। यहां तक कोई डाउट? ये CPCT से निकल के आ गया। कोई प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट? हमें ये दिया था कि एंगल B एंगल Q के बराबर है और एंगल C एंगल R के बराबर है, लेकिन हमारा ये निकल गया कि एंगल B एंगल D के भी बराबर है और एंगल C एंगल E के बराबर है। ये हमारा CPCT से निकल गया है, और ये आपको गिवन था। यहां तक कोई डाउट? आ गई ना बात इतने समझ में? कोई प्रॉब्लम? डियर स्टूडेंट, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब मैं इसके स्टेटमेंट को और गिवन वाले टर्म को ऊपर से कुछ चीजें रफ कर देता हूं। डियर स्टूडेंट देखिए, अब ध्यान से समझिए, हमें गिवन था कि एंगल B किसके बराबर था, एंगल Q के बराबर था ना, ठीक था कि नहीं था? हमें गिवन था कि एंगल B किसके बराबर है, एंगल Q के बराबर है। दैट इंप्लाइज दैट, और हमारा अभी अभी प्रूफ हुआ कि एंगल B एंगल D के बराबर है। देखो, हमें गिवन था एंगल B एंगल Q के बराबर है, और हमारा अभी अभी प्रूफ हुआ है एंगल B इक्वल्स टू एंगल D है। प्रूफ हुआ है नहीं अभी अभी? तो दोनों के LHS सेम है। अगर दोनों के LHS सेम है तो दोनों के RHS भी क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब क्या है, एंगल Q किसके बराबर है, एंगल D के बराबर है। मतलब ये दोनों एंगल भी आपस में क्या है, बराबर है। दैट इंप्लाइज दैट एंगल D इक्वल्स टू एंगल Q। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम? सिमिलरली गिवन है क्या, आपको गिवन था कि एंगल C एंगल R के बराबर है, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। दैट इंप्लाइज दैट अब भी आपने प्रूफ कर रखा है कि एंगल C एंगल E के बराबर है। प्रूफ कर रखा है ना, एंगल C एंगल E के बराबर है। तो देखो, एंगल C एंगल R के बराबर है, प्रूफ कर रखा है एंगल C एंगल E के बराबर भी है। दोनों के LHS क्या है, सेम है, तो दोनों के RHS भी क्या होंगे, सेम होंगे। दैट इंप्लाइज दैट एंगल E इक्वल्स टू एंगल R। इसका मतलब है एंगल R किसके बराबर होगा, एंगल E के बराबर होगा। इसको हमने कौन सी इक्वेशन मान ली, सेकंड इक्वेशन मान ली। कोई डाउट यहां पर तक? इन दोनों में से इतना समझ में आ गया? अब देखिए बच्चों, हमसे ये कह रहा है कि एंगल D एंगल Q के बराबर है।
और ये एंगल ई एंगल आर के बराबर है। ये कैसे एंगल होते हैं? अगर ये लाइन है, ये कैसी लाइन होती है? ट्रांसवर्सल लाइन होती है ना। तो देखो ये दो लाइंस हैं, तो ये किसका काम कर रही है? ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है ना, ट्रांसवर्सल लाइन का काम। और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल क्या है? इक्वल है। तो ये कैसे एंगल होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं कि नहीं होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स? ये देखिए ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो ये कैसे एंगल होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना, एक ही साइड करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना, ठीक है। तो मतलब ये दोनों कैसे एंगल हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये एंगल C, एंगल D इक्वल्स टू एंगल Q और एंगल E इक्वल्स टू एंगल R करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, इसका मतलब है ये दो लाइन कैसी लाइन है? पैरेलल लाइन है। ये जो दो लाइंस हैं DE और ये QR, ये क्या है? पैरेलल है। दैट इंप्लाइज दैट DE इज पैरेलल टू QR। DE किसके पैरेलल है? QR के पैरेलल है। क्यों ऐसा? बिकॉज ये देखो, इसको P माना है ना, बिकॉज PQ इज ट्रांसवर्सल। PQ क्या है? ट्रांसवर्सल है। एंड एंगल D और एंगल Q, एंगल D इक्वल्स टू एंगल Q, ये कैसे एंगल हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, और जो कि क्या है? आपस में इक्वल हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल हैं और जो कि आपस में क्या दे रखे हैं? इक्वल दे रखे हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें? यही तो होता है ना। इसका मतलब है ये DE किसके पैरेलल है? QR के पैरेलल है। DE QR के पैरेलल क्यों है? समझ में आ गई बात? देखो बच्चों ध्यान से समझिए, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। अब ये दोनों लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल तो है ना। तो ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी है। यही तो इस लाइन के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं और दिए भी हैं, ये दो इक्वल है, प्रूव हो गया है भी आपका। इसका मतलब है जब ये दो एंगल इक्वल हैं जो कि करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये PQ ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब है DE और QR क्या है? पैरेलल है। तो यही तो लिखा है मैंने। कोई डाउट? देखिए हमारा एंगल D इक्वल्स टू एंगल Q आया, एंगल E इक्वल्स टू एंगल R आया। इन दोनों इक्वेशनों को देखिए, फिगर के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल हैं। अब अगर मैं लाइन की बात करूं, ये दो लाइंस हैं और ये PQ ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये जो दो एंगल इक्वल हैं वे करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये DE और ये QR जो लाइन है आपस में पैरेलल है। तो वही मैंने लिख दिया है, DE इज पैरेलल टू QR, PQ इज ट्रांसवर्सल, एंगल D इक्वल्स टू एंगल Q, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, PQ ट्रांसवर्सल है, तो मतलब ये दो लाइन DE और QR क्या है? पैरेलल है। कोई प्रॉब्लम? आ गई ना बात समझ में? कहां से आया? इतना समझ में आया? ठीक है। तो देखो बच्चों, आपने उम्मीद करता हूं ये नीचे का भी पूरा पोर्शन उतार लिया होगा। अब मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं। अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट। देखिए सारा चीज हो गया है। अगर बच्चों ये और ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है? हेंस थेल्स थ्योरम क्या कहती? थेल्स थ्योरम कहती है अगर कोई लाइन, ठीक है ना, ट्राइंगल के किसी साइड के पैरेलल है तो वो लाइन ट्राइंगल की बाकी दो साइड्स को बराबर रेशियो में डिवाइड करती है। करती है कि नहीं करती? मतलब ये DE इस PQ को और इस PR को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। इसका मतलब क्या है? PD अपॉन PQ इक्वल्स टू PE अपॉन PR, ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इनका रेशियो आपस में इक्वल होगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, सर आपने लिख दिया PD अपॉन PQ जबकि PD अपॉन DQ होना चाहिए। बच्चों पोलैरिटी में मैंने समझाया था ना आपको, चाहे आप PD अपॉन DQ लिखो चाहे आप PD अपॉन PQ लिखो, बात एक ही है।
PD अपॉन DQ लिख रहे हो तो यहां पर भी PE अपॉन ER लिखना पड़ेगा। अगर PD अपॉन PQ लिख रहे हो तो यहां पर भी PE अपॉन PR लिखना होगा। ये कोलेरी से मैंने आपको समझाया था, तो वही चीज तो ले रहा हूं। अब आपके मन में दूसरा क्वेश्चन ये अराइज हो रहा होगा कि यहां DQ क्यों नहीं लिया अपॉन में। बच्चों प्रूफ में जाओ, प्रूफ में हमें क्या प्रूफ करना है, AB अपॉन PQ, मतलब अपॉन में PQ आना चाहिए, इसलिए मैंने अपॉन में PQ ले रखा है। आ रही है ना बात समझ में। AB अपॉन जो आपने रेशियो प्रूफ करना है, AB अपॉन PQ प्रूफ करना है ना, AB अपॉन PQ आना चाहिए, यानी अपॉन में क्या आना चाहिए, PQ आना चाहिए, इसलिए अपॉन में PQ आना चाहिए, इसलिए मैंने यहां PD अपॉन PQ किया है। आ रही है ना बात समझ में। और दूसरी साइड जाओ तो AC अपॉन PR आना चाहिए, इसलिए मैंने PE अपॉन PR कर रखा है, अपॉन में PR लिख रखा है। आ गई ना बात में। ये भी तो BPT थ्योरम ही है ना, थेल्स थ्योरम। आप पार्ट्स का रेशियो लिखो चाहे पार्ट का होल के साथ रेशियो लिखो, बात तो वही है ना, थेल्स थ्योरम तो अप्लाई हो रही है, कोलेरी मैंने समझाई थी आपको। तो देखिए PD अपॉन PQ, PE अपॉन PR। और आपको दिया है, आपने कंस्ट्रक्शन में दिया था आपको कि ये जो AB है वो PD के बराबर है, AB इक्वल है PD के और AC इक्वल है PE के, AC इक्वल है PE के। ये कहां से मिला था आपको, कंस्ट्रक्शन से मिला था, मिला था नहीं मिला था कंस्ट्रक्शन से। तो देखिए PD की जगह में AB रख दीजिए, इस PD की जगह में AB रख दिया, दैट इंप्लाइज दैट AB अपॉन PQ ऐसी रहा, इक्वल्स टू इस PE की जगह में AC रख दिया, PE की जगह में आपने AC रख दिया अपॉन PR, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। कोई डाउट आ गई ना बात समझ में। यानी क्या मिल गया, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR। यानी ये जो AB अपॉन PQ है वो किसके बराबर आ गया, AC अपॉन PR के बराबर आ गया। सिमिलरली ऐसे ही इतना जितना लंबा मैंने कंडीशन अभी सॉल्व करी है ना, इतना ही बड़ा प्रोसेस अगर आप दोबारा करोगे, बस कंस्ट्रक्शन बदलना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या बदलना पड़ेगा, जो अभी DE आपने ऐसे खींचा है, अब DE ऐसे ना खींच के आपने ऐसे खींचना होगा, क्योंकि मैंने ये इस और इसका रेशियो, इस और इसका रेशियो इक्वल दिखा दिया। अब मैंने इसका रेशियो भी तो इनके इक्वल दिखाना है ना, इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन में अब ये खींचेंगे। तो इतना लंबा करना नहीं है, क्योंकि प्रोसेस तो यही होगी ना, जैसा अभी हमने किया वैसा ही पूरा करना पड़ेगा, प्रोसेस वही होगी। इसलिए आप क्या कर दो, सिमिलर कर दो, सिमिलरली लिख दीजिए। सिमिलरली क्या लिखिए, ये AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ किसके बराबर होगी, जैसे अभी AB अपॉन PQ AC अपॉन PR के बराबर आई, ऐसे ही ये AB अपॉन PQ अब किसके बराबर आएगी, BC अपॉन QR के बराबर आएगी, BC अपॉन QR के बराबर आएगी। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। बिल्कुल प्रोसेस वैसा ही होगा, बस कंस्ट्रक्शन बदलना पड़ेगा। जो अभी आपने PQ और PR पर ड्रॉ करी थी ना, अब उस पर ड्रॉ ना करके आप एक तो PQ पर ड्रॉ करोगे और दूसरी किस पर ड्रॉ करोगे, QR पर ड्रॉ करोगे। ठीक, लो E अब यहां पर ले लोगे, फिर वही प्रोसेस, ये PD किसके बराबर होगी, AB के, और ये QE किसके बराबर होगी, BC के। बस उस समय ऐसा हो जाएगा, प्रोसेस पूरी वैसी ही होगी, सॉल्व जैसा हमने इससे पहले वाला सॉल्व किया वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इतना लंबा सॉल्व करने से अच्छा आपने एक पूरा सॉल्व कर दिया है तो दूसरे को सिमिलरली लिख दीजिए। जैसे ये AB अपॉन PQ AC अपॉन PR के बराबर आया, ऐसे ही ये AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के बराबर भी आएगा। अब दोनों इक्वेशन को देखो, इक्वेशन 3 इक्वल्स टू इक्वेशन 4 है कि नहीं है, ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर, दोनों का LHS बराबर है तो दोनों के RHS भी बराबर होंगे, मतलब ये तीनों ही आपस में बराबर होंगे। AB अपॉन PQ इसके बराबर है और यही AB अपॉन PQ इसके बराबर भी है, यानी ये तीनों ही आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR इक्वल्स टू BC अपॉन QR। ये तीनों साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल आ गए इन दोनों इक्वेशन से, आ गए ना। दैट इंप्लाइज दैट ये दोनों ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR क्या आ गए, सिमिलर आ गए। यही आपने क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। कोई डाउट,
डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छी थ्योरम है, लेकिन समझना है, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, समझिएगा मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने दो ट्राइंगल ड्रॉ करे और मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल में मुझे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिए थे, एंगल ए एंगल पी के, एंगल बी एंगल क्यू के और एंगल सी एंगल आर के बराबर दिया था। अब मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया, इस PQ पर मैंने एक D पॉइंट लिया और कुछ इस तरीके से लिया कि ये PD किसके बराबर आया, AB के, और E मैंने इस PR पर कुछ इस तरीके से लिया कि ये जो PE है वो किसके बराबर आया, AC के। ये कंस्ट्रक्शन से हो गया। फिर हमने DE को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब हमने देखा इन दोनों, जब मैंने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाना है, क्योंकि एंगल तो इक्वल दिए ही है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाना था। इसके लिए मैंने क्या किया, पहले इन दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी चेक की कि क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। तो हमने देखा AB बराबर आ रहा था PD के, ये एंगल A बराबर आ रहा था एंगल B के, और AC बराबर आ रहा था PE के, मतलब ये ट्राइंगल ABC और PDE कॉन्ग्रुएंट आ गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट आ गए तो CPCT से ये एंगल B एंगल D के बराबर और ये एंगल C एंगल E के बराबर आ गया, ठीक है। अब हमें पता है एंगल B एंगल Q के बराबर है और ये कह रहा है कि एंगल B एंगल D के बराबर है, इसका मतलब है ये D और Q भी आपस में क्या है, बराबर है, यही तो कह रहा है ना। तो एंगल D एंगल Q के बराबर आ गया। तो देखिए ये जो दो लाइंस हैं, तो ये PQ इसके लिए ट्रांसवर्जल है और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये दोनों तो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। फिगर में हमने यही तो पढ़ा था ना, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये दो तो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो अगर ये ट्रांसवर्जल है और ये करस्पॉन्डिंग एंगल है जो आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये DE और QR पैरेलल है। तो क्या प्रूव हो गया यहां से, DE पैरेलल टू QR। अगर DE QR के पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम से, थेल्स थ्योरम क्या कहती है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द any side of the triangle, then the line divides other two side of a triangle in the same ratio। इसका मतलब है PD अपॉन PQ, PE अपॉन PR, ये रेशियो इक्वल आ गया। आप DQ भी ले सकते थे, ER भी ले सकते थे अपॉन में, दो पार्ट्स का रेशियो भी निकाल सकते हो और पार्ट का होल के साथ भी रेशियो निकाल सकते हो। मैंने यहाँ होल के साथ रेशियो क्यों निकाला, क्योंकि जो प्रूफ हमने करना था, साइड्स का रेशियो जो दिखाना था, अपॉन में हमें PQ चाहिए, इसलिए मैंने PD अपॉन PQ किया और PE अपॉन PR किया, मतलब पार्ट का होल के साथ रेशियो निकाला। आ गई ना बात समझ में। अब देखिए, क्योंकि PD हमें AB के बराबर दिया था तो PD की जगह में AB रख दिया, और PE हमें AC के बराबर दिया था तो इसकी जगह में AC रख दिया। ये प्रूफ हो गया हमारा पहला, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं अब फिगर को बदल देता, कंस्ट्रक्शन दूसरा कर लेता, एक पॉइंट D PQ पर लेता और दूसरा पॉइंट इस QR पर लेता, बेस लाइन पर, ठीक हो गया ना। तो मेरा क्या प्रूफ होता, AB अपॉन PQ किसके बराबर आ जाता, BC अपॉन QR के। तो मैंने सिमिलरली लिख दिया। ये दोनों इक्वेशन देखिए 3 और 4 आपस में इक्वल है, क्योंकि ये इसके इक्वल है और यही इसके इक्वल भी है, इसका मतलब ये तीनों आपस में इक्वल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल दिए ही थे, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल आ गए, इसका मतलब है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो ये प्रूफ हो गया, यही आपने इसमें दिखाना था। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये AAA सिमिलरिटी क्राइटेरियन का प्रूफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगली वीडियो में SSS सिमिलरिटी क्राइटेरियन को डिस्कस करेंगे। तब तक आज आप इसकी प्रैक्टिस करिए, एक दो बार इसको अपनी कॉपी में बनाइए और इसके बाद आपका इसमें सारा डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज का वर्क आपका यही होगा कि वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। थैंक यू।